जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई थी, बट इस नेशनलिज्म का जो मेन फोकस था वो था कि भारत की जो बातें थी, भारतीय लोगों की जो समस्याएं थी, वो सरकार के सामने रखना। इसी का परिणाम है कि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होती है। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने भारत की फ्रीडम मूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, सबसे महत्वपूर्ण रोल किया है। अभी क्या होता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये दो फेजेस में है, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज। ये क्या है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली जो फेज है वो मॉडरेट फेज है, आखिरी जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज है। इसके सिम्टम्स क्या थे, उनके मोटिव्स क्या थे, ये भी हम जानेंगे। पहली बात ये है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके लीडर्स कौन कौन थे, ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसके सेशंस कहां पर हुए, ये बात जानना जरूरी है। अभी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। याद रखो, मेरे हर एक सेंटेंस पर आपको ध्यान रखना है। आपको अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर हो गया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन मुंबई में हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था। ये दूसरा स्टेटमेंट बन सकता है कि 1885 में मुंबई में आईएनसी का पहला सेशन हो गया, उसके जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो वेमेश चंद्र बैनर्जी थे। ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। अभी कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको जानना है। और करके मैं आपको इतना डीपली पूरा बता रहा हूं, तो याद रखो, एक एक सेंटेंस पर मेरे ध्यान दो। पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैकग्राउंड जान लेते हैं। याद रखो, 1857 का जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, इस रिवॉल्यूशन में, इस रिवॉल्ट में लोगों की जो भावनाएं सशस्त्र क्रांति द्वारा सामने आई, उन क्रांतिकारी भावनाओं को एक संवैधानिक तौर पर सरकार के आगे रखने का एक तरीका ब्रिटिशर्स ने ही ढूंढ के निकाला, और वो तरीका था एक पॉलिटिकल स्टेज जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप देख पाओगे कि एलन एक्टोवियन ह्यूम इस ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के द्वारा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई। अभी समझ में आया, ये जो शुरुआत है आईएनसी की, ये किसी भारतीय ने नहीं की, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, इनके द्वारा, एलन ह्यूम जिनका नाम है, 1885 में इन्होंने ये आईएनसी की शुरुआत की। तो दादा भाई नौरोजी, दिनशा बादशाह, ये भारतीयों ने भी एलन ह्यूम को इस बात के लिए सपोर्ट किया था कि भारत में भी एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेज होनी चाहिए जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो दिनशा बादशाह और दादा भाई नौरोजी। अभी पहला जो सेशन था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बॉम्बे में हुआ। आज ये मुंबई, उसको बॉम्बे कहते थे, जहां पर ये पहला सेशन हुआ। और उसके पहले प्रेसिडेंट्स कौन थे, तो वो थे वेमेश चंद्र बैनर्जी, पहले प्रेसिडेंट थे। अभी इसमें 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी ये मेंबर्स कौन थे, तो सारे एरिया के, सारे कल्चर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, सारी भाषाओं के रिप्रेजेंटेटिव थे। अभी सारी की सारी भाषाएं तो नहीं आ सकती थी, मतलब उस समय में जिन जिन लोगों तक ये बात फैल गई थी, उन लोगों ने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखो, ये जो 4 पॉइंट है, कब फॉर्म हुआ, 1885 में। किसने किया, एलन ह्यूम ने। तो किन भारतीयों की मदद से किया, दिनशा बादशाह और दादा भाई नौरोजी। पहला सेशन कहां पर हुआ था, बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बैनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है। अभी उस समय में लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसरॉय थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि जब भारत में आईएनसी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तब भारत में वाइसरॉय कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉर्ड डफरिन,
आगे देखते हैं। अभी यहां पर क्या हुआ, with the intention of discussing problem faced by the people of country irrespective of caste, creed, religion and languages। इसके अलावा भी भारतीय लोगों की यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम है कि किसी को भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है। लोग ब्रिटिशर्स एक सामान्य नागरिक करके हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी, ये जो प्रॉब्लम्स थी जो भारतीयों ने फेस की थी, इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने के लिए आईएनसी का प्लेटफॉर्म बना था और उन भावनाओं को सरकार के सामने रखने के लिए आईएनसी का फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अभी इसमें सिर्फ अपर और मिडिल क्लास के ही लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया था। ऐसे ही लोग इस सेशन में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि सामान्य लोगों को तो कुछ भी नहीं समझता था भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने कहा था कि रेनेसांस का परिणाम ही है कि भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। तो ऑब्वियसली रेनेसांस वेस्टर्न एजुकेशन से भारत में आया था, तो उसमें अपर और मिडिल क्लास के लोग थे जिनकी आइपत थी कि वो कुवत थी कि वो एजुकेशन ले सके। उस समय में सामान्य जो लोग थे उनकी तो बस की भी बात नहीं थी और सोच भी नहीं सकती कि मैंने पढ़ना चाहिए, ऐसा वो समय था। अभी ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था और तीसरा जो सेशन है मद्रास में हुआ था। हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते थे। अभी पहले 3 ही याद रखने हैं आपको। पहला कहां पर हुआ था? बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में। ये 3 ही याद रखने हैं, बाकी के नहीं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए, वो मैं आपको आने वाले समय में बताता रहूंगा। अभी ये जो मॉडरेट फेज है, सबसे पहली फेज थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दूसरी फेज थी एक्सट्रीमिस्ट। अभी मॉडरेट क्या है? तो ये मवाड़वादी है। मवाड़ मतलब कायदे कानून से चलने वाले, कायदे के तौर से ही ब्रिटिशर्स के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले। हमारी जो मांगे हैं उसको हम एक लीगली तरीके से सरकार के सामने रखेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई रैली नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई हड़कंप नहीं। एक सीधे तरीके से एक विनंती, अर्ज, रिक्वेस्ट का जो लेटर है वो जैसे हम एक हमारे बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन के सामने रखते कि सर आपकी क्या राय है, हमें इस बारे में आपसे कुछ कहना है, ये हमारी डिमांड है, सोचो इसके बारे में। ये ऐसी फेज थी जिसको मवाड़ कहा गया है। तो मॉडरेट फेज 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट फेज भारत में चली थी आईएनसी की। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी हो गए थे। जैसे ये पहला चित्र दिया गया है, ये थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मॉडरेट थे, ये ब्रिटिशर्स की जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिलीव करते थे कि एक दिन ब्रिटिशर्स को हम पर दया आएगी और हम पर वो उदार होके हमारी बातें सुनेंगे और हमारा कहना मान लेंगे। ये ऐसी बातों पर विश्वास रखने वाले लोग थे। क्यों? अभी क्यों? तो क्योंकि ये जो लोग यहां पर आए थे, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया था और वेस्टर्न एजुकेशन इनको ऐसा दिखाया गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन और ब्रिटिशों का जो शासन है वो सबसे अच्छा शासन है। ब्रिटिशर्स ही आपका अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा आपको करवा के दे सकते हैं। तो ये जो है ये एजुकेशन के द्वारा उनके ऊपर इनबिल्ड किया गया था, इंपोज किया गया था। तो क्या है, जायज सी बात है कि ये जो मॉडरेट फेज के लोग हैं ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बड़े आवाज में बात नहीं करेंगे। ये बात यहां पर ध्यान में रखनी है। अभी दादा भाई नौरोजी का क्या योगदान है ये भी हम जानते हैं। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्स में 2 हाउस है, उसमें से एक हाउस है कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यता लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो है दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने क्या दिया है, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। भारतीयों ने कैसे, ब्रिटिशों ने भारतीयों का कैसे
इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया, ये बातें इस ड्रेन थ्योरी में, इस बुक में दी गई है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको गिवन 4-5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, इसमें से सही कौन सी है और गलत कौन सी है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करके ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है। अभी दादा भाई नौरोजी के अलावा रासबिहारी घोष है, आरसी दत्त है, एमजी रानडे है, फिरोज शाह मेहता, पीआर नायडू, मदन मोहन मालवीय, आनंद चरलू, यस सुब्रमण्यम अय्यर एंड विलियम वेडरबन, ऐसे। और ये जो गढ़ था, इन लोगों का जो गढ़ था, ये मॉडरेट पीपल्स का गढ़ था, मॉडरेट थिंकिंग वाले लोगों का गढ़ था। इसके अलावा कुछ और नाम है जिसके बारे में इंपॉर्टेंट नाम है, करके मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉयर बाय प्रोफेशन, फर्स्ट इंडियन टू एक्ट एज अ स्टैंडिंग काउंसिल। तो ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट है जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इनका क्या योगदान है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके आधार पर आपको स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। इन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर की स्थापना की थी, हिंदू न्यूज़पेपर। इसके अलावा स्वदेश मित्र, ये तमिल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था जो तमिल में प्रेस किया जाता था। उसकी शुरुआत किसने की थी? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। अभी को फंडेड द मद्रास महाजन सभा, इन्होंने मद्रास महाजन सभा में भी अपना योगदान दिया था। किन्होंने? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। अभी गोपाल कृष्ण गोखले, ये महाराष्ट्र की नेटिव थे और इनको महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहा गया है। अभी ये जो मॉडरेट फेज थी, ये अहिंसा वाली और ब्रिटिशों के ऊपर विश्वास रखने वाली फेज थी। अभी ये जो है, ये सारी बातें जो मॉडरेट फेज की थी, ये गांधी जी में हमें दिखाई देती है। बट गांधी जी ने क्या किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ अपर क्लास और मिडिल क्लास तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लेडीज और जो अशिक्षित है, उन सभी को इंडियन नेशनल कांग्रेस में और भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व किया। तो करके हमें इस मॉडरेट फेज से भी गांधी जी का काम अच्छा लगता है और एक लार्ज स्केल पर उसका इंपैक्ट हमें दिखाई देता है। किसके काम का? गांधी जी के काम का। अभी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको इन्होंने फॉर्म किया था, फंड किया था। अभी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सर, इस उपाधि से उनको जाना जाता था। आल्सो कॉल्ड और राष्ट्रगुरु एंड इंडियन बर्क। अभी ये जो है, ये उपाधियां दी गई थी इनको। ये जो थे फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करने वाले व्यक्ति थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अभी क्या होता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आईसीएस की एग्जामिनेशन पास करने के बावजूद भी इनको सर्विस करने का मौका नहीं मिलता। ये बात याद रखो। इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम है द बंगाली। किसने निकाला था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। अभी मॉडरेट फेज की एम्स क्या थी और मॉडरेट फेज के लोग चाहते क्या थे, ये भी जानना जरूरी है। तो ये पॉइंट्स है, जैसे ऑर्गेनाइज पब्लिक यूनियन ओपिनियन एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट्स, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना, ये सबसे बड़ा इनका मोटिव था। तो ये बात याद रखनी है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडियन काउंसिल इन लंदन। अभी क्या होता है कि भारत में जो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स ही थे। भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन निग्लिजिबल ही था, 4 ही मेंबर थे। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स ये बढ़ना चाहिए था, ये इनकी एक डिमांड थी। अभी डिक्रीजेस इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये रैयतवारी, महालवारी और परमानेंट सेटलमेंट, ये जो तीनों सिस्टम थे, इसमें लैंड रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ता था किसानों को, सामान्य लोगों को। तो ये जो लैंड रेवेन्यू है, इसको कम करने की इन्होंने एक डिमांड रखी। अभी जैसे ही फाइनेंस आते थे तो लोगों की सरकार ने मदद करनी चाहिए, ये भावना भी इन्होंने आगे रखी थी। अभी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये कहां से लिया गया स्लोगन है? तो ये है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो इसके बारे में भी यहां पर हमें पुनर्जागरण दिखाई देता है। इन मॉडरेट फेज के लोगों ने
रिप्रेजेंटेशन की मांग की। सरकार है, हम पर राज कर रहा है, तो हमारी बातें सुननी चाहिए, सरकार में हमारा भी अधिकार होना चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी सरकार में होने चाहिए। ये बात यहां पर हमें दिखाई देती है। अभी आईसीएस एग्जामिनेशन की जो भारत में होती थी, उसमें भारतीय लोगों को भी अधिकार मिलने चाहिए, भारतीय भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, दे सके और भारतीयों का भी यहां पर चयन हो। ये जो बात है इन्होंने यहां पर सामने रखी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, संगठनों का स्थापन करना, बोलने की अनुमति, बोलने का फ्रीडम है, एक्सप्रेशन भावना व्यक्त करने का जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम की इन्होंने मांग रखी। सारे स्टेटमेंट्स याद रखने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट के आधार पर ही पूछे जाएंगे। पूरा लेक्चर्स याद से सुनना है। अभी मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में बननी चाहिए, ऐसी भी इनकी एक मांग थी कि भारत में भी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो। तो आर्म्स एक्ट जो चालू किया गया था कि वेपन्स नहीं रख सकते थे विदाउट लाइसेंस, इसको भी इन्होंने हटाने की बात की थी। तो और भारतीयों को आपको पता चला, मैंने बताया था कि 1813 में सिर्फ 1 लाख रुपीस की तरतूद हुई थी भारतीय एजुकेशन पर स्पेंड करने के लिए, बट उसमें और बढ़ोतरी हो और बहुत सारा पैसा भारतीय एजुकेशन की तरफ खर्च हो, भारतीय एजुकेशन की ओर खर्च हो, ये डिमांड इन्होंने रखी थी। तो ये सारे डिमांड्स आपको याद रखने हैं। अभी इनकी मेथड क्या थी, मॉडरेट्स की मेथड क्या थी, किस मेथड से वो सरकार के सामने अपनी बातें रखते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं की वजह से, इस मेथड की ही वजह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो जाते हैं। उनका एक्सट्रीमिस्ट का तरीका अलग था और मॉडरेट्स का तरीका अलग था। अभी मॉडरेट्स का तरीका क्या था, बिलीव्ड इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, मतलब एक शांत स्वभाव वाले लोग, शांति से अपनी बात सरकार के सामने रखने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तत्वों के आधार पर चलने वाले ये लोग थी, ये फेस थी। तो ये बात याद रखनी है। पिटिशंस, मीटिंग्स, रिजोल्यूशन, पम्पलेट्स, मेमोरेंडा एंड डेलीगेशंस, ये जो थी ये तरीके थे इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी डिमांड रखने का। तो क्या होता है कि ये एकदम धीमा तरीका था, एक स्वस्थ बैठा हुआ तरीका था, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ एक्ट नहीं किया करके इसका परिणाम हमें एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत यहां पर दिखाई देती है। इनकी जो डिमांड्स थी वो इस तरीके से वो सामने रखते थे जिसके ऊपर ब्रिटिशों का ध्यान ही नहीं जाता था, चलने दो जैसे चलता है। बट क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट ये बात सुनने वाले नहीं थे। आगे में जानेंगे कि एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत कैसे होती है। इनकी जो मेथड थी वो 3P से चलती थी। अब ये 3P क्या है, प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कैसे होता था, तो गांधी जी के समय में प्रोटेस्ट कैसे होता है, वो प्रोटेस्ट वैसा ही यहां पर हमें दिखाई देता है कि सत्याग्रह, सविनय कायदे भंग, ऐसी जो चीजें हैं यहां पर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है। प्रोटेस्ट का मतलब कोई रिवॉल्ट नहीं, ये बात याद रखना है आपको। अभी दे एम ओनली एट गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्सट्रीमिस्ट का क्या कहना था, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हमारा ही यहां पर राज हो, स्वराज की कंसेप्ट एक्सट्रीमिस्ट ने यहां पर लागू की, यहां पर निर्माण की। इनकी क्या राय थी कि पॉलिटिकल राइट्स मिले और सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन, ब्रिटिशों के ही राज में हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहां पर राज करे। ये एक छोटी सी डिमांड थी मॉडरेट फेज की। तो मॉडरेट फेज में ये हमें दिखाई देता है। अभी मॉडरेट फेज के सक्सेसेस क्या थी, किन चीजों पर ब्रिटिशों ने उनको अनुमति दी और किन चीजों में सुधार लाए मॉडरेट फेजेस के एक्टिविटी की वजह से। तो 1892 का जो काउंसिल एक्ट है, ये जो है उनकी फर्स्ट अचीवमेंट थी। दिस एक्ट इंक्रीजेस द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड आल्सो इंक्रीजेस द प्रोहिबिशन ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इन देम। जैसे मैंने कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स बढ़ने चाहिए, ये डिमांड थी, इसको यहां पर
ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर यहां पर ध्यान दिया हमें दिखाई देता है। अभी दे पॉपुलराइज आइडिया लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। ये जो भावनाएं थी, ये जो सोशल कंसेप्ट थी, ये लोगों के मन में इसके प्रति जागरूकता निर्माण करना, ये एक इनका अल्टीमेटम था जिसमें वो सक्सेस हो पाए। कौन? मॉडरेट फेज के आईएनसी मेंबर्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे एक्सपोज मेनी ड्रेनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। भारतीयों का जिस पॉलिसीज के तहत एक्सप्लॉयटेशन होता था, उन पॉलिसीज को, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को आईएनसी के मेंबर्स, मॉडरेट फेज के मेंबर्स ने डिमोलिश कर दिया। अभी कुछ नाम हमें दिखाई देता है कि लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानडे, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के भी काम किए आईएनसी के तहत ही, जिसके द्वारा भारत में सामाजिक सुधारणाएं आई और भारतीयों में यूनिटी की भावना बढ़ गई। यहाँ पर हमें सोसाइटी में चेंजेस दिखाई देते हैं, नई जो कंसेप्ट है वो एक्वायर करते हुए हमें यहाँ पर सोसाइटी दिखती है। अभी मॉडरेट फेज के लिमिटेशंस क्या थे? तो ये दिस फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट एक्सक्लूड द मासेस एंड ओनली द एजुकेटेड एलाइट्स पार्टिसिपेटेड इन इट। जैसे मैंने कहा था कि अपर और मिडिल क्लास, उनमें ही सिर्फ एजुकेटेड ही लोग मॉडरेट फेज में थे और उस समय में आईएनसी के मेंबर थे। तो एक लार्ज नंबर ऑफ, यहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन उस समय में भी थी, बट इन पॉपुलेशन का इस मॉडरेट फेज के लोगों को इस्तेमाल करते नहीं जमा। जैसे गांधी जी ने क्या किया, एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड हो, लिटरेट हो या अनलिटरेट, लेडीज हो या जेंट्स हो, उच्च हो या नीच हो, सबको फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व किया। ये काम यहां पर उनको नहीं जमा। ये पॉइंट आपको यही बताता है कि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मास ऑफ मूवमेंट। तो जो गांधी जी ने करके दिखाया वो यहां पर हमें नहीं दिखता है। नॉट डिमांड कंप्लीट ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी जो डिमांड थी, जैसे मैंने कहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इनकी डिमांड नहीं थी, हमें सिर्फ हमारा गवर्नमेंट चाहिए। किसके अंडर में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इतनी ही इनकी छोटी सी डिमांड थी। अभी ड्यू मोस्ट ऑफ देयर आइडियाज फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिक्स थिंकिंग विच फर्दर अलाइनेटेड देम फ्रॉम द पीपल। अभी क्या होता है कि ये जो मॉडरेट फेज के लोग थे, ये ब्रिटिशर्स के एजुकेशन द्वारा निकले हुए लिटरेट लोग थे। अभी इनका जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशों को हटाने का नहीं था, क्योंकि इन्होंने वही एजुकेशन लिया था जो ब्रिटिशर्स ने उनको यहां पर दिया था। ब्रिटिशर्स जायज सी बात है कि अपने अगेंस्ट वाला एजुकेशन तो नहीं देंगे, अगेंस्ट बोलने वाली बातें तो नहीं कहेंगे। तो बाकी भारतीयों को इस बात का डर लगता था कि भारत इस देश को कहीं ये वेस्टर्नाइज ना कर दे, सारी वेस्टर्न कल्चर्स यहां पर इंपोज ना कर दे और ये ऐसा ही सदियों तक ना चला जाए कि यहां से ब्रिटिशर्स ना जाए, यहां पर सिर्फ ब्रिटिशों का ही राज चलता जाए और सारे लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करते रहे। तो ये जो डर था ये सामान्य लोगों के मन में था। अभी इसकी वजह से ही यहां पर एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत होती है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।